हेलो बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। किस किस के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं अभी स्कूल में? मैम 29 को है। ठीक है, 29 को है लास्ट। देखो अभी तुम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी, वही बचा है जो तुम्हें बचा सकता है। अब है ना, 20 दिन बचे हुए हैं। अ, सबने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया है, सबको अपने वीक पॉइंट पता है कि किसको क्या नहीं आता है और किसको कितना आता है ना। अब तुम्हें सबसे पहले जो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ में जो भी 10-10 12-12 चैप्टर बताए गए हैं, पहले उन 12 चैप्टर्स को एक बार देखो। और ये देखो कि उन 12 चैप्टर्स में से भी क्या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में अगर उन 12 चैप्टर्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो तुम्हें नहीं आते हैं, तो अपने अपने मेंटर को बताओ कि मुझे सर ये चैप्टर नहीं आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अपने मेंटर को बताओ, वो तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस या जो भी तुम्हें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करानी है वो तो कराएंगे, क्योंकि ये 12 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इनसे तुम्हारा 90+ सब बन सकता है सभी बच्चों का। ठीक है, देखा क्या गया है, ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो 25 क्वेश्चन में से 15 सवाल लगाना, 20 सवाल लगाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास जो आता है वो आती है परसेंटाइल। परसेंटाइल वर्क करती है कि आपने नेगेटिव कम करे हो और क्वेश्चन जो है ज्यादा क्वेश्चन तुमने ठीक करे हो। और ज्यादा कितने, अगर किसी बच्चे ने 13 क्वेश्चन भी फिजिक्स में सही करे हैं, देखो सिर्फ 13 क्वेश्चन। हेलो हेलो सुरेंद्र, सुनो। किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स में 13 सवाल भी सही करे हैं ना, वो 13 सवाल से तुम 95 परसेंटाइल फिजिक्स में बना सकते हो। और मैथ में सिर्फ 6 सवाल सॉल्व करके तुम 95 परसेंटाइल बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ 6 सवाल से। अब लास्ट क्लास में जब जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, अगर क्रैश कोर्स के जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए थे ना, अगर वो भी तुम पढ़ के गए होंगे, तो फिजिक्स के तो मैंने देखा था कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो सीधे थे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट आए थे, है ना। तो यही है, क्लास में एक्टिव रहना और अपनी हार्डवर्क करते रहना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तुम सबको पता है कि ये वाली जो क्लासेस हैं, ये सीधी, ये सिर्फ और सिर्फ अब क्रैश कोर्स टाइप भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोग डिटेल में सभी चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है सबको, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये शीट सबके साथ शेयर हो गई थी, तो आई होप कि सबने ये पढ़ लिया होगा, है ना। यस मैम। ये सबने पढ़ लिया है कि लाइट की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, ये सब हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। मैं तुम लोगों से ही पूछूंगी, कौन बताएगा एक बार जरा, 5 मिनट के लिए एनालाइज कर दो, इन तीनों में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? एयू, लाइट ईयर और पारसेक, विच वन इज द पार्सेक। पारसेक? पार्सेक। पारसेक यूनिट जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, यहाँ पे कई बार मैंने ये 4-5 पॉइंट कई बार बताए हैं। मैम ठीक है, पिछली स्लाइड पे आर्क सेकंड था, वो समझ नहीं आया वो क्या है जो पिछली स्लाइड पे आर्क सेकंड था ना। हाँ देखो, ये आर्क सेकंड क्या है, ये क्या बताता है कि ये 1 AU पूछा है कि यहाँ पे 1 पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 पार्सेक को ये डिफाइन किया गया है। 1 पार्सेक को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये एक ऐसा डिस्टेंस है कि मान लो जो 1 AU है ना, कि एक ऐसा डिस्टेंस है 1 AU। अब ये 1 AU किसी एक ऐसे पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड करेगा, मान लो ये आर्क है, ये 1 AU की है। ठीक है,
ये किसी पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करेगा, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल कितना होगा, वो 1 आर्क सेकंड होना चाहिए उस पॉइंट पे। जब उस पॉइंट पे ये एंगल 1 आर्क सेकंड होगा ना, तब वो जो डिस्टेंस कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा, ये कितना होगा, ये 1 पारसेक होगा। ठीक है, और 1 आर्क सेकंड कितना है, ये तुम्हारी डिग्री का 1/36 है, ये है आर्क सेकंड। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल कि जब 1 AU की आर्क किसी भी एक पॉइंट पर इतना एंगल सबटेंड करेगी, तब वो जो डिस्टेंस आएगा वो पारसेक आएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स, ये भी हम लोग क्लास में कई बार कर चुके हैं। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग कर चुके हैं कि कौन सी वाली डिजिट्स हैं जो हमें काउंट करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो जो हम तुम्हारे राइट हैंड साइड की अगर जीरोस है वो काउंट नहीं करेंगे, है ना। क्या है, जीरोस अपीयरिंग, देखो एक तो जो सैंडविच वाली जीरो है वो काउंट होंगी, सैंडविच जीरो यानी 1001, ये काउंटेबल है ना। लेफ्ट मोस्ट जीरो अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन डिजिट, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी 005। अब ये वाली जो डबल जीरो है ये क्या है, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट। ये कैसी, ये क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, करेक्ट। ये अब बताओ, अब जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर विल बी काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट। अब क्या बोला है कि जो लास्ट वाली जीरोस हैं ये कब सिग्निफिकेंट काउंट होंगी राइट में, जब वो डेसिमल के बाद होंगी, जैसे 5.00। तो अब यहाँ पर जो ये 2 जीरो हैं ये कैसे काउंट होंगी, बोलो, सिग्निफिकेंट में, है ना। यस और नो, भूल गए सब। यस मैम, याद है। हाँ, तो ये लास्ट वाली जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। ये है फिर राउंड ऑफ वाला। राउंड ऑफ वाले के लिए 3 रूल है हमारे पास, इवन ऑड वाले, ये भी मैंने कराया। क्या क्या है, 5 है ना। इफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज ग्रेटर इज लेस देन 5 देन ड्रॉप इट, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अगर वो 5 से कम है तो हम उस डिजिट को छोड़ देंगे। रूल थर्ड क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन लुक एट द प्रीसीडिंग डिजिट। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है 1.45, ठीक है। अब तुम्हारी लास्ट डिजिट 5 के बराबर है, तो अब हम प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, यानी अब 4 को देखना है। अब 4 में भी तुम्हारे पास 2 केस बनते हैं, ऑड और इवन के। ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। अगर इवन होगी तो क्या करेंगे, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो क्या करेंगे, बताओ। 1.45 है, अगर ये इवन है तो क्या करेंगे, हम 5 को ड्रॉप कर देंगे। हाँ, तो हम 5 को ड्रॉप कर देंगे और सिर्फ क्या लिख देंगे, 1.4। हाँ बिल्कुल। अगर ये होता 1.35, अब क्या करते, 1.4। हाँ, अब ये ऑड नंबर है तो इस ऑड में हम क्या करते हैं, जब भी ये ऑड नंबर होगा तो ऑड में हमेशा +1 करेंगे, तो ऑड में +1 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के तुम्हारे राउंडिंग ऑफ के फिगर्स हैं जो हम लोगों को याद करने हैं। और अगर डिटेल में ये देखना है तो रिकॉर्डिंग क्रैश कोर्स की अवेलेबल है, वहां पर डिटेल में तुम्हें जिसको यहाँ पर इशू है वो एक बार वो चेक कर लेना। अब अपना 1D मोशन देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, यहाँ से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, रिसेंटली जो देखा गया है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, वी एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये मेरे पास ग्राफ है एक्स और वाई का, R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से पोजीशन वेक्टर का चेंज यानी R2 - R1, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी समय होगा वो, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। और एक एवरेज और किस तरीके से निकालते हैं, एसी में याद करो, जैसे मैंने तुम्हें एवरेज पावर निकालना या एवरेज करंट निकालना सिखाया था, तो वहां पे कोई भी चीज का एवरेज हो तो हम कैसे करते हैं, VDT अपॉन इसका टाइम का भी डिफरेंशिएशन, जहां से जहां तक का तुम्हें चाहिए 0 to t, 0 to t। तो ये एक एवरेज का कॉमन फॉर्मूला है जो आप किसी भी चीज के लिए लगा सकते हो। अगर वेलोसिटी का एवरेज चाहिए तो हम ये वाला फॉर्मूला जरूर यूज करते हैं इंटीग्रेशन का।
ऐसी एक्सेलरेशन का एवरेज, तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, अब यहां से आता है कि हम लोगों को कई बार चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक्स गिवन है टी का फंक्शन, ठीक है, तो वेलोसिटी में कैसे चेंज करें। मान लो तुम्हें एक्स की डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 2t, ठीक है, अगर मुझे इसको वेलोसिटी में चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन। अगर एक्सीलरेशन में करना है तो इसका भी डिफरेंशिएशन, यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो यहां से अगर वेलोसिटी तुम्हें गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम, दो तरीके से दे सकते हैं ना वेलोसिटी, को कैसे दे सकते हैं 2t + 3, एक तो इस तरीके से दे सकते हैं, और 2x स्क्वायर प्लस 3x एक इस तरीके से दे सकते हैं ना। वेलोसिटी को दो फंक्शंस में लिख सकते हैं, एक टाइम के फंक्शन में और एक x के फंक्शन में। अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, तो तुम टाइम के फंक्शन को कैसे कर सकते हो, इसको v को, भाई यहां से मैं तुमसे पूछूं कि मुझे एक्सीलरेशन बताओ तो क्या करोगे, dv/dt करोगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो, और अगर x का फंक्शन दिया जाए तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, x के फंक्शन के साथ v dv/dx करके। तो x के फंक्शन के साथ वेलोसिटी ऐसे निकलेगी और टाइम के साथ सीधा dv/dt करके निकाल सकते हो। ओके, अब दूसरा, अब क्या निकाला, अब क्या कर सकते हैं, अब तो एक्सीलरेशन निकाल ली, या फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। तो जब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। ये रहा, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया है, वही चीजें हैं, कॉमन शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, ये कब यूज कर सकते हैं, जब तुम्हारी एक्सीलरेशन कैसी हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, तब हम इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ये सारे याद रखें, वी एस, ये सारी क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये जो इक्वेशंस हैं ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, जिसमें तुम्हें डायरेक्शंस का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, हाँ क्या कह रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे क्या क्या चीजें हैं, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में यहाँ पर क्या होगा भाई, तुम्हारा ये प्रोजेक्टाइल की तरह भी हो सकता है, ठीक है, कि आपने किसी भी बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है, कोई बॉल है, हमने इसको यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब ये देखो कि इसको ओ से लेके मैक्सिमम हाइट पर जाने पर जितना समय लगेगा उतना ही इसको मैक्सिमम हाइट से वापस आने में भी समय लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री। यानी अगर ये यहाँ पर टी टाइम में गई है तो वापस भी कितने समय में आएगा, टी टाइम में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी कितनी हो जाएगी, 0। तो टी कैसे निकाल सकते, टाइम कितना लगेगा इसको ऊपर जाने में, टाइम निकालो, टाइम टी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन कितना है g, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट रहेगा, फिर यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी आराम से आ जाएगा। तो यही तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर अपना ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे ध्यान दे लो, लास्ट 2025 में भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही आया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वीटी ग्राफ है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से देख लेना, कंफ्यूजन होती है। वेलोसिटी और टाइम बेस्ड ग्राफ है। मुझे बताओ कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, सुरेंद्र बताओ क्या कह रहा है ये वीटी पहला ग्राफ। हाँ, टाइम के साथ साथ देखो टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी उतनी है, मतलब जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ने शुरू किया है उतनी वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है। एक तो वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, ठीक है, ऊपर से अगर मैं स्लोप की बात करूं, देखो एक्सीलरेशन अभी तुमने बताया था मुझे dv/dt होता है ना, ये क्या है, ये स्लोप ही तो है भाई। डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन में स्लोप निकालते हैं, तो ये dv/dt ये स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 0। तो एक्सीलरेशन इसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, यानी ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। बी पे जरा देखो, बी ग्राफ क्या शो कर रहा है,
एक तो देखो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं थीटा निकालूं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ तो थीटा क्या है, स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी डीवी बाय dt इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, डीवी बाय dt कांस्टेंट है यानी स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन, यानी इस ग्राफ में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, Constant. एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बट ध्यान रहे कि वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बट यहाँ पर ये जरा थर्ड ग्राफ देखो, यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप Negative. नेगेटिव, बट एक्सीलरेशन अभी भी देखो, एक्सीलरेशन कैसी है, Constant. हाँ स्लोप अभी भी इसका कांस्टेंट है, बट यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है बट कैसी है, रिटार्डिंग है, करेक्ट, रिटार्डिंग होगी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो कांस्टेंट है बट रिटार्डिंग है। तो इस तरीके के कुछ एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं ग्राफ से। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एटी ग्राफ क्या है। तो देखो एटी ग्राफ हमें क्या देगा, एटी ग्राफ हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी, क्या देगा, चेंज इन Change in वेलोसिटी velocity. मिलेगी, हाँ यहां से हमें मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेशन करके, है ना, एरिया ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं 80 मल्टीप्लाई कर दूं यानी एरिया निकाल दूं यहाँ से, तो एरिया जो आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये स्लोप है, ये स्लोप, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिख सकते हैं, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका स्लोप, ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2025 में आया है, अभी हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 2025 का सवाल है। तो कुछ नहीं है, ये थीटा है, यहाँ पे एंगल है, तो कैसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y की इक्वेशन में तुम्हारा v है तो यहाँ पे v लिख दिया, m क्या होगा, स्लोप, तो tan थीटा निकालना बहुत इजी हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी, प्लस c क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ये वाली वैल्यू v1 क्या है तुम्हारा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आगे पूछा जाए एक्सीलरेशन निकाल दो, तो इसको हम क्या कर देंगे, dx से डिफरेंशिएट कर देंगे v को, ठीक है, v को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो इस तरीके से हम इन्हीं चीजों से मतलब क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, ये बेसिक है एकदम, ठीक है। 2D मोशन में तुम्हारे पास ये कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या क्या चीजें याद रखने की है कि जो ux है ये हमेशा क्या रहेगा, यानी वेलोसिटी जो भी तुम्हारी x डायरेक्शन में है ये हमेशा सेम रहेगी, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ui वेलोसिटी क्या होती जाएगी, टाइम के साथ साथ रिटार्ड होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है तो तुम्हारी वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये रिटार्ड करती जाएगी, फाइनली मैक्सिमम हाइट पे जाके वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और यूएक्स तुम्हारी सेम रहेगी। फिर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से आगे चले जाएगा तो वी वाई पलट के नीचे और यहाँ पर तुम्हारी यूएक्स, इस तरीके से हो जाएगी। जब फाइनली पार्टिकल ड्रॉप होगा तो उसकी वही वेलोसिटी होगी जो इस पॉइंट पे थी, ड्यू टू सिमेट्री। किसी को अगर कोई भी पॉइंट अगर भूल गए हो, याद नहीं आ रहा हो, तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, हैंड रेज मत करना, अनम्यूट करो और बोल दो। अब ये है मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम रेंज। अब देखो मैक्सिमम रेंज कब हो सकती है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली भी देखूं तो थीटा साइन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, तो अब मुझे वो 90 बनाने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, तो मेरी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो आर मैक्स कितना है, यू स्क्वायर बाय जी, ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला है। अब बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो तुम्हारी रेंज है वो सेम होती है, ये थीटा प्लस थीटा 2 ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज जो है भाई वो सेम होती है। तो कई बार 30 डिग्री और 60 डिग्री बोल देंगे बताओ क्या रेंज सेम है, बट ध्यान रखना ये तभी होता है जब तुम्हारी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम तभी होगी जब तुम्हारी u भी सेम होगी,
अगर u अलग अलग है तो तुम्हारी रेंज सेम नहीं होगी, इस चीज का याद रखना। और हाइट जो है ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अगर रेंज सेम है तो हाइट का कोई मतलब नहीं है कि हाइट जो है वो सेम रहे, ठीक है। अब ये है किसी भी टाइम पर अगर प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, किसी भी t टाइम पर तुमसे क्या क्या चीजें निकलवाई जा सकती हैं बताओ। तुमने क्वेश्चंस करे होंगे प्रोजेक्टाइल में, तो किसी भी t टाइम पर क्या क्या चीजें निकलवा सकते हैं। वेलोसिटी, इस t टाइम पर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी बता दो, तो vx ux तो सेम रहने वाली है, करेक्ट। vy क्या हो जाएगी टाइम के साथ किसी भी t टाइम पे, इनिशियली कितना था uy, बट टाइम के साथ क्या हो जाएगा, रिटार्ड होगा कितने से, माइनस gt से। तो v इक्वल्स टू u प्लस at यूज करा है, तो यहाँ पर देखो y के लिए ये वाली इक्वेशन हुई। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर t टाइम पे पूछा जाए कि बताओ कितनी वेलोसिटी होगी तुम्हारे प्रोजेक्टाइल की, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सा, अपना vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के आ गई। और क्या निकलवा सकते हैं, एंगल, एंगल भी निकलवा सकते हैं ना, कि बताओ तुम्हारा जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बताओ। तो अल्फा कैसे निकाल सकते हो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स। उस टी पॉइंट पे हाँ, उसी टी पॉइंट पे वी वाई निकाल लो, जैसे ये निकाला है उसी टी पॉइंट पे ये रहा यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। तो ये तुम्हारा उसी पॉइंट के लिए अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आती है रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन देखो किस किस में काम आती है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऐसे काम आएगी कि मान लो मुझे यहाँ पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, और मुझे पता करना है कि उस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो कि जहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दूसरा निकालना हो, तो वहां पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बहुत बहुत आसानी से तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। क्या इक्वेशन होती है, देखो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस क्या जी एक्स स्क्र और 2 यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। अगर किसी को डिराइव कर, किसी को याद रखने में प्रॉब्लम है तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर याद रखने में प्रॉब्लम है तो बस इक्वेशन पुट करनी होती है, जैसे y के टर्म्स में इक्वेशन लिखो, जैसे जो ये वाली इक्वेशन है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, यहाँ पे रख दो, इसको y के फॉर्म में लिख दो। तो s की जगह y लिखा इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब एक इक्वेशन कौन सी होती है, x इक्वल्स टू रेंज वाली, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारी ये आ गई रेंज की इक्वेशन। अब हम बात इसी की बात करेंगे रेंज इक्वेशन की। एक तो ये होगी रेंज का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा रेंज का, जल्दी बताओ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र। ये देखो ये इक्वेशन तुमने कई बार देखी होगी। टेन थीटा को a लिख दिया और बाकी जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको b लिख दिया। वेरिएबल क्या है, a और b, तो y इक्वल्स टू, सॉरी वेरिएबल है x और x स्क्वायर, तो इसको लिख दिया y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस इक्वेशन से रेंज निकालो, देखो अगर तुम्हें एक इक्वेशन दे दें ऐसे 5x माइनस 3x स्क्वायर और बोले कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, वो तो तुम्हें सबको दिख रही है, ये एक ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। अब बोले कि रेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे रेंज, हाँ से रेंज कैसे ए निकालोगे, प्लस बी, ए प्लस बी करते मैम शायद, ए बाय बी, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या है, जो ये x का जो कॉफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है b, a बाय बी, इसको करके आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक तुम्हारे लिए ये की पॉइंट है जो याद रखना है। दूसरा और एक, सॉरी इसकी ट्रेजेक्ट्री की पैराबोलिक इक्वेशन और कौन सी होती है, यहाँ पे लिखती हूँ एक और इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा
1 माइनस एक्स बाय आर, है ना। एक ये इक्वेशन होती है। तो ये 3 इक्वेशन है जो तुम्हें याद रखनी है, एक ये और 2 यहाँ पर है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, और एक ये वाली इक्वेशन। अब देखो, अब फिर तुम्हारे पास आता है प्रोजेक्टाइल। एक तो अर्थ से फेंकते हैं, ठीक है, दूसरा प्रोजेक्टाइल कहां से फेंकते हैं, टावर पे से। एक टावर पे से फेंकेंगे। अब टावर पे से भी अगर फेंका है और वो भी किसी एंगल के साथ फेंक दिया, थीटा के साथ, अब बात आई क्या क्या निकलवा सकते हैं। एक तो टाइम निकलवा लेंगे, ठीक है, दूसरा रेंज हो गया, हाइट हो गया, ये सब चीज निकलवा सकते हैं। तो रेंज तो तुम नॉर्मल कैसे निकाल लोगे भाई, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी मेन तो टाइम ही है। तो टाइम अगर निकाल लिया तो टावर वाले क्वेश्चन में आधी से ज्यादा चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। तो टाइम निकालने के क्या तरीके हैं, एक तो वो तरीका है कि तुम पहले यहां तक मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकालो और फिर वहां से लेके आधे का टाइम निकालो। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल ये वाली इक्वेशन लिख दो, y में s इक्वल्स टू देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन लगानी है। देखो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टाइम निकालने के लिए जब भी टावर से बॉल को थ्रो कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, तो तुम्हें टाइम निकालने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला यही है, ये वाली इक्वेशन लगानी है विद साइन, साइन के साथ लगानी है। अब देखो साइन ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो एस की वैल्यू कैसे जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। अब बताओ यू, अब बात आई, आपका माइक म्यूट हो गया। बता तो देते, बताया था। ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम कैसे फाइंड करेंगे। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे विद साइन। अब मुझे बताओ जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, यानी वेलोसिटी का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में u साइन थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, t। अब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड वाले साइन नेगेटिव, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, साइन का ध्यान रखना। रेंज का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर देना, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें तीसरा केस क्या बनता है, जब हम वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दें। देखो अब यहाँ पे एक बार होता है कि पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया या पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, यानी वेलोसिटी जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, केस दोनों में सेम ही लगेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है भाई, वाई में, तो यानी यू वाई तो दोनों केस में 0 है, या तो तुम पार्टिकल को ड्रॉप कर दो या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दो, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम दोनों केसेस में, कितना, √2h/g। ये तुम्हें रटा होना चाहिए कि जब भी हम लोग ऊपर से पार्टिकल को या तो ड्रॉप करें या पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g। रेंज क्या हो जाएगी, बट यहाँ पर डिफरेंस किस में आ जाएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तो आपके पास रेंज में ux जो इनिशियल थी वो ही रहेगी, ux इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, ux क्या है, जो यहाँ पर वेलोसिटी थी वही तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एट एवरी पॉइंट, क्योंकि ux में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो √u2h/g। फिर आ सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमसे एंगल पूछ लें, तो एंगल वही है भाई, किसी भी पॉइंट पे मान लो मेरे से यहाँ पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये ux और ये uy, तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो कैसे, vy/vx करके। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल का फॉर्मूला ये आता है कि एक बार समझाऊं, इंक्लाइंड प्लेन पे हम इसमें फॉर्मूले याद नहीं, लेकिन ड्राइव कर लेंगे, मतलब डिराइव नहीं करना, फॉर्मूले। तो देखो फॉर्मूले याद करने का आसान तरीका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था भाई, 2u sin θ/g, तो यानी 2uy/g था ना, g भी वहां पर कहाँ पे एक्ट कर रही थी, y डायरेक्शन में, है ना।
तो ये तुम्हारे पास टाइम का नॉर्मल फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल का, 2u(y) अपॉन g(y). अब एक बार प्रोजेक्टाइल में देखो, ये प्रोजेक्टाइल है जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो। तो हुआ क्या है, देखो इसको यहाँ पे देखो, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बट अब की बार वो प्लेन हॉरिजॉन्टल ना होके मैं जो खड़ी हूँ वो इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ी हूँ। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर खड़े होके मैंने u वेलोसिटी से फेंका किसी पार्टिकल को। अब ये u वेलोसिटी जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ी हूँ उस प्लेटफॉर्म से भी एक एंगल बना रहा है अल्फा। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी के कंपोनेंट तुम आसानी से कर लोगे। एक तो यहाँ पे आ गया u cos अल्फा, और एक भाई इसका कंपोनेंट यहाँ आ गया u sin अल्फा, करेक्ट। ये हो गए तुम्हारे वेलोसिटी के कंपोनेंट। फिर दूसरा कंपोनेंट होगा किसका, ग्रेविटी का। ग्रेविटी के कंपोनेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे करते थे ना, नॉर्मल का कंपोनेंट करते थे कि कोई भी पार्टिकल है तो यहाँ पर कौन सा आता था उसका, g cos थीटा, हाँ, और यहाँ पर आता था g sin थीटा, है ना। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जब हमने पार्टिकल एनएलएम में किया था तो जैसे जब ग्रेविटी का वो करते थे कंपोनेंट, ऐसे यहाँ पे कंपोनेंट प्रयोग हो गए, ठीक है। तो ये g cos थीटा नीचे और ये g sin थीटा यहाँ पे, ये दो ग्राफ हो गए तुम्हारे ऐसे। अब देखो टाइम का uy कौन सी है बताओ, uy कौन सी है इस ग्राफ में, देखो फर्स्ट ग्राफ में जो मैंने बनाया है, यहाँ पर uy क्या है, u sin अल्फा, u sin अल्फा। भाई cos तो x कंपोनेंट है ना, तो x नहीं लेना टाइम में, यहाँ पे uy कंपोनेंट लेना है, क्योंकि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी क्या था, 2u sin थीटा बाय g, तो u sin थीटा y कंपोनेंट था, तो बस याद रखो कि y कंपोनेंट लेते हैं टाइम में। अब देखो ग्रेविटी, वहां पर ग्रेविटी का एक ही कंपोनेंट था, बट वो कंपोनेंट कहाँ एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड्स, यानी y। हाँ, तो यहाँ पे y कंपोनेंट कौन सा है, साइन थीटा की cos अल्फा। देखो ये सेकंड डायग्राम में देखो cos, तो यहाँ पर क्या लेंगे, g cos थीटा, अल्फा नहीं है थीटा है। देखो ग्रेविटी में इस इंक्लाइंड प्लेन वाले के कंपोनेंट करेंगे, तो इंक्लाइंड प्लेन थीटा है तो थीटा का कंपोनेंट हुआ g cos थीटा और g sin थीटा। क्लियर, ये टाइम निकल गया। तो अगली बार से डिराइव नहीं करना है, बस याद रखो 2uy अपॉन gy, तो gy तुम्हारा g cos थीटा है। अब ऐसे ही हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था भाई, वहां पे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना फॉर्मूला हाइट का। देखो यहाँ पे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एक बार बताओ u sin थीटा कौन सा कंपोनेंट था वेलोसिटी का, y कंपोनेंट, तो इसको याद कैसे रखेंगे, u स्क्वायर y अपॉन 2g। अब देखो g भी कौन सा कंपोनेंट है, g का भी y कंपोनेंट है, क्योंकि एक्ट तो डाउनवर्ड ही कर रहा है, तो बस यहां से यही तुम्हें याद रखना है, ये रहा। तो ये देखो u स्क्वायर y अपॉन 2gy, अब gy का कंपोनेंट यहाँ पे g cos थीटा है, तो ये g cos थीटा हो गया, ठीक है। और y कंपोनेंट u sin अल्फा है, तो उसका स्क्वायर कर दो, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। अब बात आती है रेंज की। रेंज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम रेंज तो बहुत डिफिकल्ट है। रेंज कुछ नहीं है, रेंज में बस है क्या फर्क देख लो। वहां पर रेंज का फॉर्मूला देखो क्या होता है, रेंज है तो डिस्टेंस ही, फॉर्मूला लगाएंगे हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी तक हमारे पास ग्रेविटी नहीं थी, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाता था, तो सिर्फ हम रेंज लिख देते थे क्या, ux इंटू टाइम। बट अब जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे बात करेंगे तो वहां पर ग्रेविटी में भी x कंपोनेंट है ना। देखो यहाँ पे ये g sin थीटा, ये x डायरेक्शन में तो लग रही है, तो बस यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी, uxt प्लस हाफ एक्सीलरेशन t स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन जरा खुद देखो, यहाँ पे ux आपने लिखी u cos थीटा, टाइम आपने टाइम t एज इट इज लिख दिया। एक्सीलरेशन अब खुद बताओ, पार्टिकल जा रहा है आगे, एक्सीलरेशन कहाँ लग रही है, उसके जस्ट पीछे g sin थीटा। बैकवर्ड में देखो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे -1/t g sin थीटा t स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। क्लियर है,
ये तुम्हें वहां पर जाके सॉल्व नहीं कर, याद नहीं है तो बस इतना याद कर लो, ये बस थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो कंपोनेंट और फटाफट फटाफट हो जाए। अब ऐसे ये क्या है दूसरा केस, जब हम डाउन द इंक्लाइन, मतलब अब मैं उस पार्टिकल को ऐसे नीचे की तरफ फेंक रही हूँ, तो यहाँ पर भी बस कंपोनेंट करने, ये जी साइन थीटा हो गया, यहाँ पे ये जी कॉस थीटा हो गया, ऐसे ही पार्टिकल के कंपोनेंट कर लो। तो देखो ये 2u साइन अल्फा जी कॉस थीटा सेम सेम है, बस यहाँ पर रेंज में फर्क आ जाएगा, यहाँ पर वो पार्टिकल के साथ आ जाएगी, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो गई, पॉजिटिव साइन है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो चीजों को रटना नहीं है फिजिक्स में, तो बस यही इसमें कॉन्सेप्ट इतने ही है। बाकी अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार, पहले तो अपना अपने अपने डाउट बता दो, डाउट वाले पहले ले लेते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट करे थे सॉल्व? यस मैम। हाँ वैसे तो इजी थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चन, बट पेपर में भी तो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, डिफिकल्ट करके करना क्या है, मुझे तो बस 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसी भी तरीके से। 13 क्वेश्चन में मेरे 90 अगर बन जा रहे हैं 90 मार्क्स तो बहुत है। ठीक है, अभी भी बोलूंगी, अगर जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, क्रैश कोर्स वाली जो रिकॉर्डिंग्स है ना, बस इन 8-10 चैप्टर्स की जो बताए गए हैं इनकी एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे अलावा तो कुछ नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, इतना मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आए हैं वहां से। चलो हाँ, ये हो गया था। ये तो देखो 2025 का क्वेश्चन है, कितना आसान। अब इसमें कई बच्चे कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, बी का डायमेंशन अलग निकाला होगा, म्यू नॉट का डायमेंशन अलग निकाला होगा, दोनों डायमेंशंस को अलग से डिवाइड कर रहे होंगे, तो उसमें ही तुम्हें कम से कम भी मैं बता रही हूँ 10 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, और दिमाग में जो कचरा हो जाएगा वो अलग। जब भी इस तरीके के फॉर्मूले दिखे, जैसे बी बाय म्यू नॉट या फिर ई बाय एप्साइल नॉट, जो इस तरीके से चीजें दिखे ना, उनको हमेशा फॉर्मूले से कनेक्ट करा करो। ठीक है, फॉर्मूले से कनेक्ट करके आसानी से आंसर आएगा। जैसे कि कौन सा, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड में तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोई भी फॉर्मूला देख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर या 2 पाई आर, कुछ भी हो, है ना, ये फॉर्मूला है। बस यहाँ से करना क्या है, ये फॉर्मूला उसका है सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ से बी बाय म्यू नॉट हो गया, तो बचा क्या, 4 पाई तो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, बचा क्या, आई बाय आर। आई क्या है, करंट जिसका एम्पियर है, और ये तुम्हारा एल इनवर्स। 1 सेकंड में आंसर आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चनों को अलग अलग सॉल्व करोगे कि बी का अलग निकालेंगे, म्यू नॉट का अलग निकालेंगे, तो समय जाएगा बहुत ज्यादा। फॉर्मूले से कनेक्ट करा करो। ये हो गया था। यस मैम। यस मैम। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये भी हो गया था। कैपेसिटेंस का कैसे निकालेंगे, देखो ये भी 2025 का ही पीवाईक्यू है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हाँ बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV होता है। यस मैम। Q इक्वल्स टू CV से निकाल सकते हो सीधा, तो C इक्वल्स टू Q बाय V। ठीक है, Q को क्या लिखते हैं भाई, चार्ज का तो कुछ होता नहीं है, तो चार्ज को IT लिखना पड़ेगा, IT हो गया। अब बचा V। V क्या है हमारा, पोटेंशियल। पोटेंशियल को कैसे लिखोगे, वर्क डन की फॉर्म में लिख सकते हो पोटेंशियल को, है ना। यस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस हो गया। देखो अब तो Q को भी मत करो IT में, शायद कैंसिल हो जाए, देखना Q अपॉन वर्क डन, अच्छा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इजी इजी। अब यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, कि ऐसे मैडम क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, समझ नहीं आता। तो देखो क्या कह रहा है ये, कि फ्लक्स क्या है, A लैम्डा प्लस बीटा सिग्मा, ये फ्लक्स है। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया है कि सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है ना, सेम डायमेंशन क्वांटिटी ऐड हो सकती है, सेम डायमेंशन क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हो, है ना।
पर मल्टीप्लाई देखो किससे भी हो सकती है, मल्टीप्लाई कोई भी टर्म हो सकती है, बट एडिशन वही होगा। अब एक बात बताओ, अब क्या दिख रहा है तुम्हें, इन्होंने पूछा है कि बीटा बाय अल्फा बताओ, तो क्या होगा। अब एक बात बताओ, जो ए लैम्डा है और बीटा ये है, ये दोनों सेम डायमेंशन फॉर्मूला बना रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हो तुम, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है डायमेंशन सेम है। हाँ, डायमेंशन इनका सेम होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो बस अब तुम्हें क्या निकालना था, बीटा अल्फा निकालना था। अब निकाल लो सिग्मा, और इसके केस में तो यानी लैम्डा अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू बीटा बाय क्या अल्फा। ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो ये एल में चला जाएगा, ये एरिया में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात, सॉल्व भी नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता, वेलोसिटी हो नहीं सकती, एरिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया तो खुद इसका बन रहा है, या तो क्यूब में जाएगा आंसर, या एक वैल्यू कम होगी। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट बचा, 1 सेकंड का आंसर था। ठीक है, ये भी देखो 2025 का क्वेश्चन है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, और क्या था, मैंने पहले वाली क्लासेस में बताया था कि जो थीटा होता है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब ये देखो, ये डिस्टेंस है, कि ये सब जो है डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी, यानी दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को ऐड कर रहे हो और वो सब डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है, तो यानी ये भी क्या है, ये जो a sin थीटा t है, ये किसकी वैल्यू बन रही है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है। b cos स्क्वायर t, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये भी हमारा पूरा एक डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। सी टी स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा अभी देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस डी। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, डी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके बराबर होना चाहिए, डी का, सिर्फ डी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक्स। हाँ देखो, सेम क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं, और सारी क्वांटिटी ऐड होके भी तो डिस्प्लेसमेंट दे रही है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि a sin t b cos t प्लस डी, ये सब ऐड होके दे क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये सब डिस्प्लेसमेंट ही ऐड हो रही है, जिसको हम सब ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी फाइनली। यानी डी डायरेक्टली तुमने बता दिया कि जो डी का डायमेंशन है वो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यानी एल होने वाला है। अब एक बात देखो, सी टी स्क्वायर, अब सी टी स्क्वायर यानी ये क्वांटिटी होनी तो एल के बराबर है, तो सी किसके बराबर हो गया, एल बाय टी स्क्वायर हो गया। अब a sin t और b cos स्क्वायर t, ये तो डायमेंशन, ये sin t और cos स्क्वायर थीटा, ये तो क्या है, डायमेंशनलेस, तो a क्या बनेगा, l, और b भी क्या बनेगा, l। तो अब इनको तुम सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, एल स्क्वायर 2 माइनस सेकंड ऑप्शन, L second to the power minus 2। तो ये ऐसे, ये सिर्फ तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन, देखो बेसिक से ही आते हैं क्वेश्चन, टफ जेई कभी भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो हमेशा बेसिक से बेसिक चीज उठाएगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन था तुम्हारा, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देख लो 2024 का क्वेश्चन है, और अगर जिसने 2024 का ये वाला क्वेश्चन लगाया होगा वो 2025 के इन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उससे तो इजी आया है। देखो क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ई एनर्जी है, एक्स तुम्हारा लेंथ है, टी तुम्हारा टाइम है, ए और बी का डायमेंशन बता दो। और तुम्हें पता है कि एक्स अगर तुम्हारा लेंथ है तो बी भी क्या होगी, ई भी लेंथ ही होगा। अब वो भी कौन सा, लेंथ एल का क्या होगा भाई, एल स्क्वायर में से तो एल स्क्वायर ही माइनस कर सकते हो, है ना। ये तुम्हारा, अब बी तुम्हारा एल स्क्वायर के बराबर हो गया, सीधा पता चल गया, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर में वही माइनस और ऐड कर सकते हैं। अब देखो अपॉन एटी, अब कंफ्यूजन आ गई एटी पे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, यानी ए की डायमेंशन जरूरी नहीं है कि टाइम हो। मल्टीप्लाई में याद रखना, मल्टीप्लाई में कोई भी क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं, डिफरेंट वाली भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि ए की डायमेंशन वही हो जो टाइम की हो, बट यहाँ पर अब हम बात करेंगे ई से,
कि हमें ये सब घटा मिला के दे तो मुझे एनर्जी रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से तो मुझे एल स्क्वायर मिलेगा ऊपर वाली टर्म से, ये मेरा ए है और ये टी टाइम है। एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, ml/t-2 एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी, करेक्ट। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से तुम ए के डायमेंशन निकाल सकते हो ना। अब तुम्हें यहाँ से ए का डायमेंशन मिल जाएगा घटा जमा करके, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया और ये टी वाला देख लो कैसे करोगे। तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया, बी का तुमने निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। Yes, तो इस ma'am. तरीके से ये अब एक तुम्हें करके दिखाना है, ये वाला तुम्हें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो सभी। सॉल्व करो। Option नहीं आ रहा है. मिल ही नहीं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। Yes. ठीक है, ठीक है। जिसका ये हो गया वो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी दी है किसी पार्टिकल की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 3x क्यूब। पूछ रहा क्या है कि मुझे पार्टिकल की इंस्टेंट वेलोसिटी बताओ जब उसकी एक्सेलरेशन 1.5 है। दिस इज 1.5, 1.5, ठीक है। चलो कॉपी में लिखो v स्क्वायर की इक्वेशन, फिर देखो कि यहां से वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन। इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत सही, बहुत अच्छा। ए नहीं, चीटिंग नहीं करोगे, सॉल्व करो। मैम फोर्स के बराबर ही रख देंगे ना यहाँ पे ए को। फोर्स कहाँ की बने? मैम ये ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन फोर्स। अच्छा हाँ देखो, फोर्स यानी ए एक्स स्क्वायर और ये बी टी, ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये फोर्स की क्वांटिटीज ही होंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये दोनों फोर्स की क्वांटिटीज हैं और ये दोनों ऐड हो रही हैं, यानी इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम है। तो कैसे करोगे? फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर है? ml, एक सेकंड, हो गया मैम, आंसर ये आ रहा है। F इक्वल्स टू ml/t-2। अब ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ए किसके बराबर होना चाहिए? ऐसे करो, ए एक्स स्क्वायर को फोर्स के बराबर कर दो,
यहाँ से a आ जाएगा। फिर ऐसे ही इस bt1/2 को f के बराबर कर दो, यहाँ से फिर b आ जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, फोर्स वाला। देखो मैं क्या, हाँ, फोर्स, दो क्वांटिटीज को ऐड करके फोर्स के डायमेंशन आ रहे हैं। एक, अब मैंने क्या किया है, दो सेम क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं और उसको ऐड करके फोर्स का डायमेंशन आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज भी फोर्स का डायमेंशन ही है। तो बस इनको इक्वेट करना है एफ के बराबर और वहां से ए निकाल लो, ऐसे भी निकाल लो। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे जो मैंने तुम्हें दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी PYQ है। वेरी गुड, 3 आंसर है इसका। कैसे भाई, अभी हमने बात करी है कि वेलोसिटी से एक्सीलरेशन तक कैसे जाएं, क्योंकि एक्सीलरेशन गिवन है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाना है। तो क्या करें, टाइम के टर्म्स में डेरिवेट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x है, तो डेरिवेट, इसको डिफरेंशिएट करो। 2v dv/dx इक्वल्स टू 12 माइनस 9x²। ठीक है, अब एक्सेलरेशन किसके, एक्सेलरेशन तो गिवन, ये वाली वैल्यू पूरी एक्सेलरेशन के बराबर है, तो 2 इंटू 1.5। अब यहाँ से देख लो x की वैल्यू निकाल लो कितना आएगा। उस x की मतलब क्या है कि उस x की वैल्यू पर एक्सीलरेशन तुम्हारा 1.5 है, और यहाँ पर अगर वही x की वैल्यू रख दोगे तो उसका मतलब वही वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ही सोचना है, या तो डेरिवेट करोगे या डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन, बस इतना ही होगा। तो एक्सीलरेशन यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, 1 आएगी मैम। x² इक्वल्स टू +1 और -1। तो ये सॉल्व करके देख लो कि +1 पे आता है कि -1 पे। तो x की वैल्यू पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो वेलोसिटी तुम्हारी आ जाएगी आई थिंक 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। एक से माइनस में वैल्यू जाएगी और एक में प्लस, तो प्लस वाला ले लेंगे। चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। बस 2 क्वेश्चन इसके रह गए थे, तुम्हारे PYQ में मैंने चेक करा था उसमें था नहीं। ये एक्सीलरेशन गिवन है, ठीक है, किसी पार्टिकल की एक्सीलरेशन गिवन है। क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि v जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तुम फिजिक्स के बच्चे हो, तुम्हें बिना इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इन डाटा से भी काम चलेगा। एक्सीलरेशन की ये वैल्यू है, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इंस्टेंट वेलोसिटी किसी पार्टिकल की v है। क्या बोल रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि जब तक पार्टिकल की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है उतनी देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल। will particle attain velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस आसान सा क्वेश्चन है। अब एनालाइज कैसे करना है ये चीज देखो, तो मैं एक्सीलरेशन दे रखी है v के टर्म्स में, जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन। वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन है भाई, एक ही है कि एक्सीलरेशन को हम v dv/dx कर दें कुछ, तो यहां से dx और वेलोसिटी में रिलेशन आ रहा है। एक्सीलरेशन को लिखो v dv/dx यहां से,
और फिर देखो क्या क्या करना चाहिए। एक्सीलरेशन गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ सिंपल सी बात है v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या ले सकती हूँ 10/v+1। ठीक है, तो v वाली टर्म्स एक साथ कर लो और x वाली टर्म्स एक साथ कर लो। देखो इतना इतना कर सकते हैं ना। अब ये dv आ गया, यहाँ dx आ गया, अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, कितनी वेलोसिटी तक जाना है 15 तक, यानी मुझे चाहिए कि 15 वेलोसिटी लिमिट तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा। तो भाई इनिशियली तो जब 0 ही होगा, और ये तुम्हारा यहाँ पे लिमिट क्या चली जाएगी x। तो देखो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करके आंसर बताओ फाइनल। लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरे को अनम्यूट करके बोल देना। मैम लिमिट कैसे एक बार लगाई? रिपीट देखो कर दो। लिमिट हाँ देखो लिमिट कैसे, क्वेश्चन में क्या किया मैंने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में तुम्हें एक्सीलरेशन दिया हुआ है v के फंक्शन में, है ना, फंक्शन ऑफ v में गिवन है, सॉरी मैंने यहाँ फंक्शन ऑफ x लिख दिया, ये फंक्शन ऑफ v में गिवन है। हाँ, कोई बात नहीं। अब पूछा क्या है कि ये कह रहा है कि जब ये पार्टिकल देखो एक्सीलरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो पार्टिकल एक्सीलरेट करता करता 15 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। तो बोल रहा है कि जब ये 15 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा, 0 से जैसे ही 15 हुई इसकी स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चल गया वो, ये पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन को आप क्या लिखोगे, तुम्हारे पास देखो दो थे, या तो एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिखो, देखो या तो मैं इसको dv बाई dt लिख सकती थी, दूसरा क्या लिख सकती थी v dv बाई dx। तुम बताओ क्या किसमें फायदा दिख रहा है? क्या टाइम के साथ अगर मैं इसको डेरिवेट करती कुछ फायदा दिख रहा है तुम्हें? टाइम के साथ कुछ निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस के साथ चाहिए वेलोसिटी का। अगर मैं इसको dv बाई dx करके लिखूं तो हाँ मेरा काम बन गया, देखो बन गया ना, वेलोसिटी एक तरफ कर दी और x को एक तरफ कर दिया। अब लिमिट कैसे लगाएं? इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, फाइनल मुझे कहां तक चाहिए, लिमिट 15 तक, क्योंकि वेलोसिटी में 15 पूछा है, तो ये 15 हो गया। अब देखो 0 जब वेलोसिटी थी तो पार्टिकल भी तो रेस्ट पे ही होगा ना 0 पे। जैसे पार्टिकल चलना शुरू करेगा, कहां तक लेके जाना है मुझे, जब उसकी वेलोसिटी 15 हो, तो उस 15 वेलोसिटी पे यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ x, तो सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी 2023 में और 24 में देखे गए हैं। हो जाएगा? हाँ बोलो, पूछो पूछो, बोलो बोलो भाई, आगे बढ़ू फिर मैं। मैम वो रोहित कमेंट में कुछ लिख रहा है। हाँ रोहित बोल, एक से मैम हेयर मेरा 180 आया है आंसर, विदाउट मैम ये मेथड गलत है, विदाउट इंटीग्रेशन करके डिस्टेंस मिल जाएगा। नहीं नहीं विदाउट इंटीग्रेशन नहीं भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैम 48.8 आंसर आ रहा है। नहीं नहीं कौन सा मेथड अपना बता रहे हो क्या? जब v इक्वल्स टू 15 है तभी उसी इंस्टेंट पर। रोहित तुम बाद में पूछना क्या कह रहे हो, विदाउट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन करके ही आएगा आंसर। मैम वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 12 पूछना था। हाँ मैं वर्कशीट पे आ रही हूँ।
वर्कशीट ओपन क्यों नहीं हो रही है? टिट का टैब बिल्कुल नीचे हुआ है कोने पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। ये हाँ, ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है? मैम 16 और 17 डाउट है। ये वाला है ना 12? यस मैम, टाइम लग रहा था इसमें। नहीं, इसमें टाइम नहीं लगेगा, एक सेकंड में आती हूँ इसमें। हाँ, टाइम तो लगेगा, इक्वेशंस बनेंगे इसमें। इससे पहले अगर किसी का डाउट है तो बोलो, इससे पहले। नो नो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मम्मी पापा क्या दे जाएगा खाली। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है। इसमें बोल रहे हैं कि इन इन टर्म्स में हमें वो बताना है डायमेंशंस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने लिख दिया V नॉट। हमारे पास क्या क्या है, प्लैंक कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट G की वैल्यू है, और एम्पियर A है। ओहो, काफी टर्म्स हो गए ये तो। अब पहले पोटेंशियल का डायमेंशन लिख लेते हैं कि पोटेंशियल का क्या बनेगा। क्या लिखें पोटेंशियल का? वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। हाँ, तो वर्क डन हो गया ml2 t-2, और ये Q हो गया IT, यानी A इंटू T। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तुम्हें सबके इंडिविजुअल डायमेंशंस लिखने हैं, है ना। तो अब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा मैंने बोला है फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला H का, मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बोला था कि फोर्स और एनर्जी में हमेशा फॉर्मूले को रिलेट करना, क्योंकि फोर्स और एनर्जी के हमें याद है ऑलरेडी। तो E इक्वल्स टू एच न्यू करके एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहां से देखो, एनर्जी की फॉर्मूले से H आ गया, E अपॉन न्यू। तो क्या हो गया, ml2 t-2, और ये एक और T की वैल्यू तो t-3 है ना। तो ml2 t-3। देखो इसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको A लिख देंगे कि यहाँ पर जो है H का जो भी वैल्यू आएगा उसको A माना, इसको B मान लो, ये C और ये D, मतलब ये डायमेंशन, तो ये A लिख दिया। C स्पीड ऑफ लाइट यानी LT-1, ये B चला गया। ऐसे ही G का निकाल लोगे, कैसे? FM² कैसे निकालोगे? F इक्वल्स टू GM² अपॉन R, है ना। तो क्या हो गया, FR अपॉन M²। तो ये वैल्यू लिखोगे यहाँ पे। फिर ऐसे ही किसकी वैल्यू, ये तो एम्पियर है, तो एम्पियर रह जाएगा। अब देखो एम्पियर का यहाँ पे कितनी यूनिट आ रही है, V की A की पावर -1 आ रही है। तो यानी तुम्हारा एम्पियर की जो वैल्यू होगी वो -1 में होगी। बड़े तक चला गए, ये तो A भी -1 में निकाला हुआ है सारी। ठीक है, तो यानी ये हो गया A की पावर D। तो D क्या है, -1। अच्छा, ग्रेविटी का कितना, इसका G का कितना वैल्यू बन रहा है भाई, ml t-1। R का कितना बनेगा, L² अपॉन M², है ना। M से M कट गया, तो M-1 L³ t-1। तो ये वैल्यू भी लिखो यहाँ पे, M-1 L³ t की पावर -1, ये कितना है B। अब इसमें तुम्हारे पास मास की एक अलग इक्वेशन बनेगी, एक लेंथ की बनेगी और एक टाइम की बनेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा इजी लग रहा है देखने में। देखो कौन सा इजी है, यहाँ पर m की कितनी टर्म्स है, m की एक ही टर्म्स है, लेंथ और टाइम की ज्यादा है, तो सिर्फ हम मास को कैलकुलेट कर लें। मास का निकालोगे, देखो इसमें टाइम लगेगा, इसमें इक्वेशंस बनेंगी, m की बनाओगे, l की बनाओगे, t की बनाओगे, दिस इज टाइम टेकिंग, है ना। तो जब ही तो ये 2020 का क्वेश्चन है ना, 2020 में ऐसे हलवा सवाल नहीं आता था, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते थे, बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, टाइम तो लगेगा इसको सॉल्व करने में। रोहित अभी यहाँ पढ़ ले, बाद में मैं डिस्कस कर लूंगी, रुक जा, अभी यहाँ पे पढ़ लो। तो ये इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी भाई। मास का देख लो कैसे बनेगा, एक कर लेते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू एक A आई,
और यहाँ पे एक m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू -b, तो m की वैल्यू a -b, तो ये a -b किसके बराबर हो गया, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, 1 तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बनेगी, फिर ऐसी लेंथ की इक्वेशन बनाओगे और ऐसी टाइम की, फिर उसके अकॉर्डिंग ABCD फिर सेट करोगे। ठीक है, तो वही है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 2020 का है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो रहने दो। ये हो गया होगा, एरर का क्वेश्चन है। ये हो गया, तो आगे बढ़े। यस मैम हो गया। सिंपल सा है, स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम का है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया था लीस्ट काउंट वगैरह। इस साल ये क्वेश्चन आया नहीं, आना तो चाहिए था, पता नहीं अब आ जाए, क्या पता अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाए, क्योंकि इस बार जो था जनवरी अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था यहाँ से, वर्नियर स्केल वगैरह से। ठीक है, तो जनवरी में देख लेना, आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, क्या पढ़ के आए हो? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कौन बताएगा? वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 1 मेन स्केल मैम डिजिट 1 माइनस MSD माइनस 1 VSD। हाँ, 1 MSD माइनस 1 VSD, बस हो गया क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला है, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो MSD तो है ही, हमेशा VSD को चेंज करते हैं, तो 1 VSD कितना आया, n/n+1 MSD। तो 1 MSD कितने के बराबर दिया हुआ है, m यूनिट के, तो यहाँ पे n/n+1 इंटू m यूनिट, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 माइनस n/n+1। ठीक है, ये या तो लास्ट में भी रख लेना, MSD में रहने दो, चलो 1 MSD, ये इसको MSD, यहाँ से MSD कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/n+1, तो MSD को कितनी यूनिट्स में, m यूनिट में, तो कितना आ गया m/n+1, तो बी ऑप्शन। ये वाला हो गया था भाई, बहुत बार करा चुकी ये क्वेश्चन, अब मत कहना कि मैम नहीं आता। अच्छा, किस किस को नहीं आता, हैंड रेज करना एक बार। ये वाले क्वेश्चंस अभी भी जिनको इशू है वो हैंड रेज करो। एक क्लास में ये काफी बार करा दिए हैं, आज एक सेकंड, रोहित को नहीं आता, यश को नहीं आता, माधव, नितेश, प्रिंस, लावण्या, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं भाई, तुम क्रैश कोर्स में सो रहे थे क्या सब? ओके, चलो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लेना सीखेंगे कि हम लोग जो ये हमारे पास स्क्रू गेज होता है, जो कि इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का, इस स्क्रू गेज में रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना। अगर रीडिंग लेनी आ जाएगी तो हम सब चीज सीख लेंगे। तो रीडिंग कैसे लेते हैं, ये देखो, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, चाहे वर्नियर स्केल हो चाहे स्क्रू गेज हो, रीडिंग का फॉर्मूला तुम्हारे पास है मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो भी तुम्हारा दूसरा स्केल होगा, वहां पर वर्नियर, यहाँ पे सर्कुलर, तो दूसरा जो भी स्केल है उसको क्या नाम दे दें, क्या नाम दें, एक तो मेन स्केल हो गया, उसको यहाँ पे नाम देते हैं, चलो वर्नियर मान लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है वर्नियर स्केल या फिर यहाँ पर सर्कुलर स्केल भी। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, मेन स्केल दोनों में सेम रहेगा, प्लस लीस्ट काउंट सेम रहेगा, वर्नियर और सर्कुलर की यहाँ पर रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग कैसे लेनी है, ये फॉर्मूला हो गया, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे चलो रीडिंग लेंगे, डायामीटर निकालना है किसी वायर का। अब रीडिंग मैंने तुम्हें लेनी सिखाई है, क्या क्या चाहिए, मेन स्केल की रीडिंग चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए, मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल का, या जिसे बोलते हैं हम लोग बेस्ट मैच, ज्यादातर मैंने इसको बेस्ट मैच से सिखाया है, बेस्ट मैच ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, चलो यहां से देखो, द डायामीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज से हम मेजर कर रहे हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें अपनी उंगलियों पे रटा होना चाहिए। अब तुम्हें ढूंढना है मेन स्केल, क्या कह रहा है देखो, इट इज फाउंड दैट
4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, ये स्क्रू गेज में कह रहा है। अब स्क्रू गेज में मेन स्केल कौन सा होता है? जो ये सीधी लाइन वाला है ना, लीनियर, ये जो लीनियर स्केल है ये मेन स्केल है। ठीक है, स्क्रू गेज में ये मेन स्केल है और ये कौन सा स्केल है? सर्कुलर। ठीक है, ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? लीनियर स्केल। तो यानी लीनियर स्केल से क्या मतलब है? कौन किसकी बात कर रहा है? ये मेन स्केल की। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। तो यानी 4 स्केल जो है वो क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे लिख दो 4 प्लस लीस्ट काउंट अभी नहीं मालूम तो एज इट इज छोड़ दो, मल्टीप्लाई बेस्ट मैच ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखो क्या लिख रहा है? while 60 divisions coincide with the reference line। ये बेस्ट मैच होता है कि मतलब ये जो तुम्हारी सर्कुलर स्केल है जो गोल गोल था और जो तुम्हारा लीनियर स्केल था, उन दोनों की रीडिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल मैच कर जाती है लाइनें। तो मैच कर जाती है उसे बोलते हैं बेस्ट मैच। और वो तुम्हें हमेशा ऐसे दिया होगा 60 डिविजन्स, 50 डिविजन्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 60 से। ठीक है, अब देखो तुम खुद सोचो कि ये डिवीजन है तो इसीलिए तो उसको किसी यूनिट में चेंज करने के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लीस्ट काउंट निकालना रह गया। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज का? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है पिच अपॉन बोलो नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब बताओ लीस्ट काउंट, पिच कितना गिवन है भाई? 1 mm। लिखो 1 mm। सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी दे रखी है? 100। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना आया? 0.01 mm। तो लिखा मैंने 4 प्लस 0.01 इंटू 60 कितना बना? 4.60। करेक्ट, ये तुम्हारी रीडिंग आ गई है। ठीक है, ये पिच है ना, तुम मेन स्केल रीडिंग को यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 mm, तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, वरना जिसको नहीं करना, ज्यादा ये समझने की नहीं है, तो बस इतना याद रखो मेन स्केल रीडिंग गिवन है 4, बस 4 लिखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। अब देखो ये तो आंसर है, बट कई बार क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए एरर दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाई 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। होता क्या है कि जो तुम्हारा ये लीनियर स्केल है, इस इनिशियली इसका 0 और तुम्हारे सर्कुलर स्केल का 0 क्या होना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये कोइंसाइड नहीं करता है तो क्या आ जाता है सवाल में? एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर। अब एरर के लिए मैंने तुम्हें बस एक चीज बताई थी, क्या? कोऑर्डिनेट से याद रखो, ये x, ये -x, ये y और ये -y। अब सुनो ये क्या कह रहा है, कहां जा रहा है? द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाई 5 डिवीजन बिलो। बिलो जा रहा है ना, यानी बिलो कहां जा रहा है बच्चों? -y कोऑर्डिनेट में। तो जो ये डिवीजन है इसको फाइनल रीडिंग में से क्या करोगे? माइनस कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन मल्टीप्लाई क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, क्योंकि डिवीजन को मुझे अब किसी यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा जब डिवीजन को यूनिट में चेंज करते हैं, जैसे ये 60 डिवीजन थी तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही ये डिवीजन है 5 तो इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना बना? 4.60 माइनस कितना आ गया? ये 0.05। तो देखो ये बिलो है ना, बिलो, तो बिलो में मैंने सीधा का सीधा माइनस करना है। अगर ये आता लाई 5 डिवीजन अबव, तो तुम देखो अबव यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए सीधा प्लस करेंगे। समझ गए? अब नीचे जा रहे हैं यानी बिलो, बिलो यानी नीचे क्या है? नेगेटिव वाई, तो यानी तुम्हें माइनस करना है। बस इतना याद रखना है कि फाइनल रीडिंग में अगर नेगेटिव वाई यानी बस माइनस करना है। तो कितना आंसर आया? 4.55, बी ऑप्शन। ठीक है, अब ऐसे ही किसमें होगा? स्क्रू, उसमें वर्नियर कैलिपर वाले में। तो वर्नियर कैलिपर में x और -x में जाएंगे। अगर वो कहता कि जो तुम्हारा ये स्केल जो 0 है
वो लेफ्ट की तरफ आ रही है, जीरो जो है लेफ्ट की तरफ है, सॉरी लेफ्ट ये होगा ना, लेफ्ट की तरफ आ रही है जीरो, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ, तो यानी वो कहाँ जा रही है, -x में। तो तुम्हें वो जो एरर है उसको फाइनल क्या करना है, माइनस करना है। और अगर वो कहते हैं कि जीरो जो है वो राइट में जा रही है रेफरेंस लाइन के राइट में, तो राइट में कौन सी एक्सिस है, +x एक्सिस, तो तुम्हें एरर को सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब इतना समय नहीं है कि तुम्हें पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर वो बताऊं, अब सिर्फ इतना याद रखो, अब आंसर चाहिए हमें। चलो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले मुझे लीस्ट काउंट बताओ। पंद्रह मिनट रहेगी, इसका मुझे जल्दी जल्दी लीस्ट काउंट बताओ। चलो कर लेना, अभी और क्वेश्चन है, हम आगे चलते हैं। दूसरे बच्चे एरर अपने और कोई बताओ, कौन कौन से तुम्हारे इशू हैं, जल्दी बोलो। इशू मैम मेरा तो ये यही नहीं हो रहा था मैम, ये क्वेश्चन। अच्छा यही इशू है क्या, करो यस मैम, इसमें लिस्ट काउंट तो निकल गया था मैम, 0.01 आ रहा था, लेकिन लीस्ट रीडिंग काउंट, कैसे हाँ भाई निकालनी लीस्ट थी? काउंट तो एक सेकंड में चेक कर लूं, लीस्ट काउंट कितना आ रहा है इसमें, 0.01 ही आ रहा है। एक सेकंड, लीस्ट काउंट इसमें तो गिवन नहीं, हाँ इसमें लीस्ट काउंट नहीं दे रखा, हाँ मैम निकालना हाँ पड़ेगा ना इसमें। हाँ लीस्ट काउंट आया है 0.01 mm, करेक्ट, ठीक है सही आ रहा है। फिर क्या निकालना है, हाउ मेनी स्केल डिविजन्स आर देयर इन 1 centimeter, क्वेश्चन पढ़ने दो। इन ए वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ jaws टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट लेफ्ट में चला जा रहा है, राइट लेफ्ट में चला जा रहा है, ठीक है, मतलब एरर तो इसमें भी है। एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली विद ए सर्टेन डिवीजन ऑन द मेन स्केल, इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली, ठीक है। If 50 VSD equals to 49 MSD and zero error in the experiment is 0.04 mm, how many scale divisions are there in 1 centimeter? तो तुम्हें नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने हैं कि तुम्हारे पास MSD में कितने डिविजन्स हैं। मैम वही रीडिंग मेन स्किल की ना, कौन सी वाली रीडिंग, MSD की। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। ये पूछ रहा है कि मेन स्केल डिवीजन है, हाउ मेनी मेन स्केल डिवीजन, मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, ये मान लो ये 0 है ये 1 है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने डिविजन हैं, इस मेन स्केल में कितने डिवीजन है, 10 है, 5 है, 20 है, कितने हैं। जीरो एरर भी गिवन है, मैम इसे ऐसे करेंगे, 1 MSD निकाल के उसे x से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 0.1 के इक्वल रख देंगे। देखो इसमें तुम सुनो, इसमें तुम्हें एरर गिवन है ना, जीरो एरर दे रखी है, 0.04 जीरो एरर गिवन है। अब जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो एरर का फॉर्मूला अभी हमने क्या करा था, जो भी हमारी रीडिंग आती है, एक सेकंड, जीरो एरर है ना ये, जो भी हमारी रीडिंग आती है इसमें हम क्या करते हैं, या तो प्लस रीडिंग प्लस, एक सेकंड, अच्छा वो तो एरर को हम प्लस माइनस करते हैं ना जब फाइनल निकालते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हमें मेन स्केल डिविजन निकालने हैं 1 सेंटीमीटर में। मेरे पास जीरो एरर कितनी है, 0.04 mm, ठीक है। यानी मेन स्केल की भी डिवीजन कितनी है, 0 प्लस इसका लीस्ट काउंट कितना है, एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विद सर्टेन डिवीजन ऑन मेन स्केल, लीस्ट काउंट कितना है हमारा,
0.01, ठीक है, 1, क्योंकि ये मेरी जीरो एरर है। और ये जीरो एरर कहाँ जा रही है मेरी? टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट है तो यानी हमें फाइनली माइनस करना पड़ेगा, तो -4 इंटू 0.01, और मेरी जीरो एरर है कितनी? 0.04, ठीक है। तो यहाँ से ये लीस्ट काउंट आ गया। मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ से अब अगली बार लाइन क्या कह रहा है कि 50 VSD जो है वो किसके बराबर है? 49 MSD के, ठीक है। और लीस्ट काउंट अगर मुझे निकालना है, 1 लीस्ट काउंट, तो 50 1 लीस्ट काउंट है ना, तो वो क्या कहता है? 1 MSD माइनस 1 VSD, करेक्ट। VSD कितना हो जाएगा? 50/49, equals to 49 मेन स्केल डिवीजन, 49/50 होगा, सॉरी, 49/50 MSD, करेक्ट। तो ये 1 लीस्ट काउंट कितना आया मेरे यहाँ से? MSD/50, ठीक है। और एक लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ रही थी अभी? ये हमने लीस्ट काउंट निकाला ना, ये जीरो एरर। देखो ये जीरो एरर है ना, तो जीरो एरर का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या कह रहा है कि दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब दोनों जॉज के जीरो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यानी मेन स्केल पे तो जीरो है, लेकिन वर्नियर स्केल जो है एरर की वजह से आगे शिफ्ट कर गया। और कितने से शिफ्ट कर गया? 4th डिवीजन से, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिवीजन से आगे चला गया। तो जीरो एरर कितना है? 0.04। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो लीस्ट काउंट कैसे निकल के आया? 0.04/4, ये मेरा लीस्ट काउंट ही तो होगा। तो लीस्ट काउंट यहाँ से आया 0.01, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू रखो 0.01। तो मेन स्केल डिविजन कितने आ गए तुम्हारे पास? 0.5 mm, यानी इतना लीस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेन स्केल पे, 0.5 mm। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे अब बता दो? अगर 0.5 mm का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन हो गए? 1/0.5 कर, 1/0.5, तो कितने हो गए ये? 1/0.5। तो ये सेंटीमीटर है, ये mm है, तो कन्वर्ट कर लो। ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे? 10, और ये 0.5 mm। निकाल लो ये कितना आया? 1 0 को 20। देखो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा तो था ट्रिकी, पर करना क्या है इसमें? हमें मेन स्केल डिविजन्स निकालने हैं कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में डिविजन्स कितनी है, कैसे, क्या मतलब क्या है? देखो मेरे पास ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल में ऐसे लिखा होगा 0 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ 0 से 1 1 सेंटीमीटर बना रहा है, ठीक है। अब ये 0 से 1 1 सेंटीमीटर तो है, बट इस सेंटीमीटर में भी छोटी छोटी लाइनें, स्केल पे देखा होगा ना, 0 से 1 में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो वो जो वो लाइनें हैं वो कितने डिविजन हैं ये पूछ रहा है, वो निकालनी है। जीरो एरर गिवन है, तो अब करना क्या है? जीरो एरर कितनी है? 0.04। जीरो एरर निकालने का भी हमने फॉर्मूला क्या सीखा था? लीस्ट काउंट, ये था ना। मेन रीडिंग कैसे निकाली थी? मैं इसको रफ कर दूं, ऑल लिंक, क्या फॉर्मूला था मेन रीडिंग निकालने का? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच, ये फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब ये क्या कह रहा है? दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी 0 टच कर रहा है, तो यानी मेन स्केल तो 0 ही आई होगी। लीस्ट काउंट मुझे नहीं मालूम, तो मैंने लीस्ट काउंट एज इट इज लिख दिया। बेस्ट मैच क्या कह रहा है? देखो 4th डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली कर रहा है, कौन सा? उसी को बेस्ट मैच बोलते हैं, यानी 4th, ठीक है। तो मेरा ये जो रीडिंग आई है, ये रीडिंग कितनी आई है भाई?
मैंने लिखा ये रीडिंग आई है मेरी 4 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, ये मेरी रीडिंग आ गई। अब देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एरर भी है। कितनी एरर है? 0.04 mm की एरर है, करेक्ट। इस एरर को कैसे अब इस एरर का फॉर्मूला क्या था? मैंने क्या बताया था? जो रीडिंग है उसमें से क्या करते हैं, जीरो एरर को देखो प्लस या माइनस करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा लेफ्ट और राइट पे। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट में आ रहा है तो मैं ऐड करूं कि माइनस करूं? माइनस। लेफ्ट यानी जीरो से इधर जा रहे हो तुम, नेगेटिव यानी माइनस करेंगे। तो रीडिंग माइनस एरर, ठीक है, जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर। ये मेरा फॉर्मूला है, ये तुम्हारा एग्जैक्ट रीडिंग आती है। तो रीडिंग कितना आया? 4 इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर देखो गिवन है कितना? 0.04 mm, करेक्ट। तो मैं यहाँ से 4 इंटू लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 0.04 mm। लीस्ट काउंट बच्चों कितना आया? 0.01 mm, ठीक है, ऐसे आया है लीस्ट काउंट। इतना काम यहाँ से हुआ। बाकी का काम कहाँ से होगा? डिवीजन से। कैसे? अब हमें पता है कि 1 लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है? 1 लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ से 50-49 से निकालोगे 1 MSD माइनस ये कितना आ रहा है भाई? 49/50 है ना, MSD। तो ये कितना बना यहाँ से? 1/50 MSD। लीस्ट काउंट कितना है? ये तुमने निकाला हुआ है 0.01, ठीक है। तो यहाँ से 1 MSD किसके बराबर आया? MSD कितने के बराबर आया? 0.5 mm। ये सब mm में तो चल रहा है, देखो लीस्ट काउंट mm में आया ना, ये mm है, तो ये 1 MSD भी 0.5 mm आ गया। यानी मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, 1 डिवीजन, वो कितने का है? 0.5 mm का। यहाँ देखो जो ये यहाँ पे क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे ये लिखा है ना, स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm। ये पिच 1 mm ये क्या है? ये बता रहा है कि जो तुम्हारा जो मेन स्केल है वो कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है मिनिमम। तो कितना कर सकता है? mm में 1 mm, उससे छोटा हम लोग नहीं जा सकते। यानी 0.6 mm तुम नहीं मेजर कर सकते, 0. उससे सिर्फ और सिर्फ लीनियर स्केल से नहीं कर सकते। बट अगर हम सर्कुलर स्केल ऐड करेंगे तो शायद हम छोटा छोटा ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या है, ये 1 MSD कितना आया है? यहाँ पर 0.5 mm आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिवीजन है वो कितने की है? 0.5 की। और जो इसमें गिवन है वो 1 mm की गिवन है, ठीक है। तो ये तुम्हारी मेन स्केल की डिवीजन है कि मेन स्केल कितना कैलकुलेट कर सकता है, तो इतना कर सकता है, ठीक है। अब ये तुम्हें अब 1 सेंटीमीटर में निकालना आता ही है भाई। जब ये 0.5 है तो 1 सेंटीमीटर में कैसे निकाल लोगे? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.5 mm, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब वही चीज है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिए हैं। ट्रिकी था बट ज्यादा भी नहीं, 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज कर लिया है। क्लियर है क्वेश्चन? पूछ लो अगर नहीं आया है। कोई भी पॉइंट अगर अभी नहीं समझ में आया तो बता दो। मैम जीरो एरर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? जीरो एरर को नहीं, जीरो एरर को लीस्ट काउंट से, जीरो एरर तो गिवन है ना ऑलरेडी mm में। कई बार जीरो एरर डिविजन्स में गिवन होती है, तब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट में दिया हुआ है कि 5 डिविजन्स नीचे जा रहा है ना, तब जब वो डिविजन्स में होता है तब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी mm में गिवन है, तब नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन को समझो कि क्यों कर रहे हैं लीस्ट काउंट से, क्योंकि वो डिवीजन में है। तो डिवीजन प्लस माइनस नहीं हो सकते, यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई। तो ये ऑलरेडी एरर गिवन है तो नहीं करेंगे। डन। आगे अपनी प्रॉब्लम बोलो। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से बैठ के करना, अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो रहे हैं इस वाले से। चलो अब इस पे आ जाओ। ये देखो तुम्हारा PYQ है, क्या कह रहा है कि इतने सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। VT ग्राफ क्या देता है भाई? डिस्टेंस निकाल सकते हैं एरिया से। यहाँ तक क्या है, यहाँ पर देखो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज कर रही है 400 तक। यानी एक्सीलरेशन जो थी क्या हो रही थी? एक्सीलरेशन
कैसी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट ही आ रहा है, बट वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी सिर्फ यहां तक बढ़ी, उसके बाद वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो यानी इतना एरिया निकालो और ये एरिया निकालो, कहां तक निकालना है ये एरिया, कितने समय तक, टाइम की वैल्यू 30.5, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सिर्फ सीधा सीधा डिस्टेंस, ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे कौन सा एरिया निकलेगा, ये ट्रेपीजियम का, और ये वाला किसका निकल जाएगा, रेक्टेंगल, जो भी है स्क्वायर रेक्टेंगल देख लेंगे, ठीक है। मैम एक बार क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर 28, भाई सब भी तुम लोग भी बोलो कौन सा नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है, बता देना कौन सा है, इसमें मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे, ये वाला है क्या, इसके आगे वाले, हाँ बस ये जस्ट पीछे इसके, ये वाला है। A tennis ball is dropped on the floor from a height of this. It rebounds to a height. एक टेनिस बॉल है जो कि हमने ड्रॉप करी गई है इतनी हाइट से, वो रिबाउंड कर जाती है 5 मीटर। बॉल कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, अच्छा इंस्टेंट का है ये, तो कि बॉल जो है सिर्फ इतने सेकंड के लिए आती है, तो एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब तुम्हें वो कांटेक्ट का टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकंड, कि सिर्फ उतने सेकंड में जो एक्सीलरेशन कितनी हुई है एवरेज, टाइम 0.2, वेलोसिटी का चेंज निकालना है। वेलोसिटी का चेंज कैसे, कि जब वो किसी हाइट से फ्लोर पर हिट करी है तब क्या वेलोसिटी थी, और जब वो 5 मीटर ऊपर रिबाउंड करके चली गई तब क्या है, यानी ये v1 ये v2, इन दोनों का चेंज निकालना है, v1 v2। v1 निकाल लोगे क्योंकि ड्रॉप करी गई है, तो v1 कितना होगा, तो बता देंगे √2gh, ये v1 है। v2 निकाल लोगे 5 मीटर की हाइट के लिए कितना होगा, निकाल लोगे ना v2 5 मीटर की हाइट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो ये यहाँ से हो जाएगा। हाँ, तो ये एवरेज एक्सीलरेशन del v by del t होता है, वहां से सीधा सवाल आया है। एनीवन और कोई क्वेश्चन, अगर तुम्हारे नहीं है तो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन करूं। 32 हाँ हो गया था ना। देखो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे भी नहीं पता क्यों होते हैं। मैं एक बार 32 देख लीजिए। हाँ क्या देख लूं, 32 क्वेश्चन 32 32 कौन सा है, एक सेकेंड, हाँ 32 क्वेश्चन, भाई एरर वाला क्वेश्चन पकड़ लिया तुमने। आगे जा रही हूँ कि मैं पीछे जा रही हूँ, मैम पीछे मतलब आगे पीछे जाना मैं, बस यही आगे पीछे पीछे, ये है ना, नहीं ये थोड़ी है, ये वाला मैं पीछे, क्या, आगे चले आप। रुक जाओगे, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया क्या, बस 0 सेकंड 2 सेकंड, आ गया यही तो है ना। हाँ ठीक है, क्या करा है इस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आंखों के सामने आया है, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया, ग्रुप में भी तुम लोग पूछते हो, बताओ क्या है, तुम समझाओगे अब मुझे क्या है इस क्वेश्चन में, क्या एरर है। वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन बोनस एरर था, बोनस क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो क्या, एक बार इस क्वेश्चन को तुम खुद से समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है, एक को 45 डिग्री से फेंका है, एक को 60 डिग्री से, डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल से ली गई है, एंगल 400 मीटर की हाइट के टावर पे खड़े होके फेंक रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि रेंज भी सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी रेंज भी सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, एक तो पहली बात ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, ठीक है, 45 और 60 डिग्री एंगल्स हैं। रेंज यानी पार्टिकल ए की जो रेंज है वो बी के बराबर है, और इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने के लिए क्या चीज सेम होनी चाहिए भाई, यू वाई,
यानी इन दोनों की वाई वेलोसिटी जो है वो सेम आ रही है, कुछ इस तरीके से है। तो रेंज ऑफ ए कितना होगा, फॉर्मूला बोलो, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू ub cos थीटा b इनटू टाइम ऑफ b। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो मैं ये तो हटा दूं, है ना। अब देखो ua अपॉन ub, तो इसको क्या मैं लिख दूं, ua यहाँ आ गया, ये ub हो गया। अब ये कैसे गया, cos थीटा b अपॉन cos थीटा a, कितना आया, cos थीटा b कितना आया, cos 60 डिग्री 1/2 cos 45 मैम डिग्री। अच्छा एक सेकेंड, एंगल्स वर्टिकल से एंगल, हाँ 30 वही। डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ये वर्टिकल से है ना, हाँ ये वर्टिकल से एंगल है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो ये 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो थीटा बी √3/2 हो गया फिर ये, है ना, यस मैम। 3/2, और ये थीटा है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 1/√। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएंगी, यानी √3/2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो हम एंगल्स लेते हैं वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तभी वो हमारा कॉस, ये हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा आया, अदरवाइज वो फिर साइन थीटा हो जाता है। अगर वर्टिकल से लेते वो साइन में चला जाता, अगर कॉस से ले रहे हो तो फिर ये एंगल जो है 60 डिग्री नहीं रहेगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कॉस 60 की जगह 30 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन यानी हमारा गलत क्वेश्चन है, क्योंकि √3/2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 5वां अच्छा यहाँ पे एडिशन में है, तो 5th ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे है। बाकी और क्वेश्चन, इस ये जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बेशक मत करना, जिसको अभी तक आते हैं वो कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर से आ नहीं रहे हैं क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी किसी चीज को अगर हमें अगर एक चीज सुनो, अगर दो चीजें एक साथ रिलीज करी गई हैं, ठीक है, दो चीजें एक साथ रिलीज करी गई हैं और उन दोनों को हमें एक पॉइंट पर मीट कराना है एट द पॉइंट, जैसे यहाँ से तुम्हारा जेट चला है, यहाँ से तुम्हारी जो तुम्हारी बुलेट है वो रिलीज करी गई है, फाइनली वो एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आंख बंद करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर कर दो। तो फाइटर जेट की तो 200 है, और जो ये थीटा पे रिलीज करा गया है इसकी कितनी हो जाएगी, 400 cos थीटा। तो वहां से cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये एक बार करके देख लेना। मैम पीछे वाला 38 एक बार बता दीजिए, e⁻⁻5/2 जहाँ पे e⁻⁻5/2, ये वाला। Yes, A car is moving on a circular path of radius 600 meter such that magnitude of tangential acceleration and centripetal acceleration are equal. अच्छा, दोनों acceleration equal है। The time taken by the car to complete first quarter of revolution, अच्छा first quarter का, if it is moving with an initial speed of 45 km/h is e⁻⁻90 second, the value of t is, कौन सा क्वेश्चन है, 38? है ना ये? यस मैम। इसमें इंटीग्रेशन से ही काम करना पड़ेगा। 60 क्या कह रहा है कि एक बार देखते हैं इसको करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो टेंजेंशियल के बराबर है। सेंट्रीपिटल हमारी v² बाय r होती है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम निकाल 80 एक्सीलरेशन 80, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि गिवन है नहीं। So that the magnitude of tangential centimeter is the time taken by the car to complete the first quarter of revolution। देखो इसमें भी टाइम के साथ ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है 600, इनिशियल स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, इट इज मूविंग इनिशियल स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही लेंगे, AC V भी गिवन है और R भी गिवन है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है, तो टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, AT को dV/dx लिख के देख लो, और ये किसके बराबर है v²/r के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इस v से ये कट गया तो ये dV/v हो गया, ये क्या हो गया 1/r × dx, ये इंटीग्रेशन से ही निकलेगा। और हमें कहां से कहां तक निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड कार टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन, पर टाइम निकालना है ना, यहाँ से तो वेलोसिटी आएगी, हाँ vx में देखो डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ से 2 स्टेप में लगानी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम में एक साथ नहीं आ पाएगा रिलेशन। पहले तो क्या करो, ये सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्वेशन को इक्वेट करो, v²/r = टेंजेंशियल, टेंजेंशियल को v dV/dx लिख दिया, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आया dV/v, एक इक्वेशन ये बनी और एक बनेगी 1/r × dx। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, 0 से कहां तक, x तक लगा दो, और ऐसे ही यहाँ पे लगा दो 15, स्टार्ट कितने से हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर है ना इनिशियली, तो 15 को यहाँ से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, जो भी बनेगा। फाइनल कहां तक जाना है, मतलब मान लो x डिस्टेंस पर जो भी वेलोसिटी थी वो v थी, तो v और x में एक रिलेशन आ जाएगा, v और x में जब रिलेशन आ जाए फिर उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v को क्या लिख सकते हो फिर dx/dt, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करोगे तब जाके सॉल्व होगा, यहाँ पे डबल डेरिवेशन करना, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन निकालो यहाँ से, ये इक्वेशन कितनी बनेगी, मैम फिर एक बार एंगल dx/dt, π/2 कहाँ से आ रहा है, π/2 कहाँ है, जब तुम क्या पता जब सॉल्व करोगे तब π/2 में आंसर आए कि नहीं आएगा। π/2 ये है ना फर्स्ट क्वार्टर है ना, जब x के लिए लगाओगे इक्वेशन, जब dx/dt करोगे, जब इंटीग्रेशन लगाओगे x में तो π/2 तक लगाओगे ना, कि जब डिस्टेंस π/2 हुआ तो 0 से π/2 जाएगा ना इंटीग्रेशन x के टर्म्स में, सेकंड डेरिवेशन में। फर्स्ट क्वार्टर का डिस्टेंस कितना होगा, π/2r होगा ना। एंगल कहाँ ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं ना, अगर थीटा एंगल ले रहे हो तो तब रखते π/2। तो ये थीटा नहीं है, मैं डिस्टेंस बता रही हूँ, π/2r लोगे ना, π/2r, अच्छा ठीक है, π/2r, थीटा नहीं π/2r लेना डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 बार इक्वेशन निकालो, एक इक्वेशन यहाँ से, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर उसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट लगाना 0 से π/2r dx के लिए, फिर यहाँ से एक इक्वेशन, फिर ये dt वाली है तो यहाँ पे dt को लेके जाओगे तो dt की लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास किसी भी t टाइम पे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ओके मैम। हाँ, तो ये वाला एक बार ये वाला क्वेश्चन भी सब बच्चे ट्राई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारे जो डिफरेंस जो है ना कि कैसे चेंज करते हैं वो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक में ही सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वाला भी सब बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन। चलो, बाकी किसी का रह जाता है तो ग्रुप में आप आस्क कर लो, हम बता दें।